गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स किए आप लोगों ने, जिसके माध्यम से मुझे पता चल सका कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं इस बात के लिए भी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उसको मैं लगातार अलग अलग पार्ट में बांट करके पूरे वीडियोस दूं आपको, और लास्ट में उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त भी आपको देना पड़ेगा। मेरे पूरे पढ़ाने की स्ट्रेटजी किस तरीके से रहेगी ये समझने के लिए आपको एक चैप्टर के पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। जब एक चैप्टर के पूरे टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको मेरी स्ट्रेटजी का अंदाजा हो जाएगा कि हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इवन करंट अफेयर, यूपी स्पेशल या पॉलिटी या जीएस के कोई भी और चैप्टर या और भी कोई टॉपिक, तो हमको किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। लेकिन उसके लिए पूरा एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैंने पहले टॉपिक की स्टार्ट की थी प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट में मैंने कुछ आर्टिकल्स का डिस्कस किया था पहले, और एक बार से मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। हम लोग जब भी कोई अगली क्लास लेंगे उसकी पिछली क्लास को पहले 5 मिनट के लिए रिकैप करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रिकैप करता हूं आपसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था आर्टिकल 52 से। मैंने बताया था कि आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 53 का, और आर्टिकल 53 में मैंने कहा था आर्टिकल 53 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 54 डिस्कस किया था। उसके संबंध में मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आर्टिकल 55 डिस्कस किया था, और उसमें आपको बताया गया था कि आर्टिकल 55 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि किस प्रकार से होगी। ये डिस्कस मैंने पिछले क्लास में किया गया है। जो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इसके पीछे से जुड़ने के लिए या इसकी पृष्ठभूमि को बनाने के लिए या इसके पहले के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 56 से, और ये कोशिश करिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बहुत कम आपको चांस दिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं पढ़ाने की ये कोशिश करूंगा कि घर बैठकर वो ऑफलाइन जैसे क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर आप फील कर सकते हैं, और बिल्कुल आराम से आप सारे नोट्स को बनाइए, चीजों को समझिए और लिखिए, ताकि फिर आगे चल के आप इसको बार बार रिवीजन कर सकिए। तो आर्टिकल 56 से आज स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 56 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। पदावधि से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो कहा गया है कि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। इस पर थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना होगा कि परीक्षाओं में बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसके निर्वाचन की तिथि से, निर्वाचन शुरू होने से, कि नामांकन की तिथि से, कि शपथ ग्रहण से। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की शुरुआत होती है वह उसके शपथ ग्रहण के पश्चात से होती है। जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण करने के पश्चात ही उसके कार्यकाल का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, कब से शुरुआत होती है उसकी, शपथ ग्रहण करने के पश्चात से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर वह बना रहता है। अब सवाल उठता है, तो क्या वह 5 वर्ष तक के लिए बना दिया गया, उसके पूर्व वह अपने पद से नहीं हट सकता है? हट सकता है। किन परिस्थितियों में हट सकता है? जैसे यदि उससे पूर्व उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, यदि राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से ही अपना त्यागपत्र 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को देता है, तो 5 वर्ष से पहले भी वह अपने पद से पदच्युत या त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। थर्ड मैंने क्या पॉइंट क्या लिखा है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से। राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, कुछ 5 वर्ष से पूर्व यदि राष्ट्रपति को हटाना है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर भी राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसमें होता है, किस आधार पर हटाया जाता है, ये हम लोग आर्टिकल 61 में समझेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष की शुरुआत कब होगी, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, अर्थात शपथ ग्रहण करने के पश्चात। सेकंड पॉइंट क्या है, उससे पूर्व उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। और थर्ड पॉइंट क्या है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से।
इन 3 प्रक्रियाओं के आधार पर राष्ट्रपति अपने पद पर या अपने कार्यकाल को पूरा करता है। तो पहला क्या है, अपने पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपना त्यागपत्र अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। और तीसरी प्रक्रिया क्या है कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से अगर पहले हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ता हूं, आर्टिकल 57। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे ताकि इसका नोट्स आप लोग बना सकिए। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में बताया गया है। सवाल उठता है कि पुनर्निर्वाचन से तात्पर्य क्या है सर? पुनर्निर्वाचन से तात्पर्य यहां यह है कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार हो सकता है। मतलब कि यदि कोई राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति हो चुका है तो क्या उसका उस पद पर दोबारा निर्वाचन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि भारत का कोई राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए उसको निर्वाचन में आना होगा और उसे चुनाव जीतना होगा। यदि वह चुनाव जीतता है तो जितनी बार चाहे उतनी बार वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए इसमें कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार हो सकता है, अर्थात जितनी बार चाहे उतनी बार हो सकता है। इसीलिए हमारे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र क्या होती है? तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति की उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है, शायद इसीलिए कि भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसीलिए उसके लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा मैं तुलनात्मक तरीके से इसको बता देता हूं। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं अमेरिका के संविधान से या अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना इस संबंध में की जाती है, तो यहां मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और निकट परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे जबकि अमेरिका में अधिकतम 2 बार, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में क्या प्रावधान है कि अमेरिका का राष्ट्रपति केवल मैक्सिमम अर्थात अधिकतम 2 बार वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। सवाल उठता है क्या यह शुरुआत से ही था? जब संविधान की भाषा में शुरुआत से बोला जाए, इसका तात्पर्य यह होता है कि क्या उनके मूल संविधान में यह व्यवस्था थी? जब अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ तब से यह व्यवस्था की गई थी? नहीं। यह क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के मूल संविधान में यह प्रावधान नहीं किया गया था। अमेरिका के मूल संविधान में कोई व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम के एक व्यक्ति थे जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति बने। कितनी बार बने स्टूडेंट्स? 4 बार ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन बाद में चलकर अमेरिका ने एक अमेंडमेंट किया, अमेरिका के संविधान ने एक अमेंडमेंट किया जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। कौन सा संशोधन किया फ्रेंड्स? 22वां संविधान संशोधन किया। और इस संविधान संशोधन के तहत ये नियम बनाया गया कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकेगा, इससे अधिक बार वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जबकि उसके मूल संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर स्टूडेंट्स निकट भविष्य में कभी क्वेश्चन पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत अमेरिका ने यह व्यवस्था की कि वहां का राष्ट्रपति अधिकतम केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो स्टूडेंट 22वां संविधान संशोधन 1951, ये हमारे संविधान के तहत नहीं, ये अमेरिका के संविधान का अमेंडमेंट है। उस अमेंडमेंट के तहत ये व्यवस्था की गई है, नहीं तो उसके मूल संविधान में भारत जैसी ही व्यवस्था पहले की गई थी। आर्टिकल 57 भी क्लियर हुआ। तो आज हमने 2 आर्टिकल क्लियर किया, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल 58 की तरफ। आर्टिकल 58, इस पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशंस में खासकर यहां से सवाल खूब बनते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे बच्चे भी जो वीडियो देख रहे हैं, जो पीसीएस प्री या समीक्षा अधिकारी देना चाहते हैं एग्जाम या उस एग्जाम की तैयारी का हिस्सा है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। और जो वनडे एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये बेस्ट है। सवाल उठता है कि ऐसे कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों लोग के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है? मैंने कुछ स्टेटमेंट्स में लिखे हैं चीजों को। क्यों हो सकता है कि आपके वनडे एग्जामिनेशन में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और वही वन लाइनर एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े एग्जामिनेशन के स्टेटमेंट बना दिए जाते हैं, और बड़े एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे एग्जामिनेशन के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि बड़े एग्जामिनेशन का जो स्टेटमेंट होता है उसी स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट निकाल करके आपके वनडे में वन लाइनर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए ये कदापि मत सोचिएगा वन लाइनर क्वेश्चन है केवल वनडे के लिए है या बड़ा क्वेश्चन है तो ये बड़े एग्जामिनेशन के लिए है। छोटे क्वेश्चनों से ही बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है और बड़े क्वेश्चनों से ही निकालकर छोटे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। बस आपको पढ़ना कैसे है, कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट से सीखना, रटना नहीं है, चीजों को समझना है आसानी से। चलते हैं आर्टिकल 58 की तरफ। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किया गया है। योग्यता से तात्पर्य यह है कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वैसे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे आप लोग वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका छोटा भाई भी एग्जामिनेशन में बैठ सकता है? नहीं। वह कब तक नहीं बैठ सकता? जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाए। वह कब तक नहीं बैठ सकता? जब तक वह इंटर पास नहीं कर लेता। उसी तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन में खड़े होने के लिए या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। जैसे कि पहली शर्त क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इसका मतलब राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहां कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स को फंसाया जाता है कि राष्ट्रपति को कहां किस सदन का सदस्य होना चाहिए, और स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा आंसर लगा के आते हैं कि लोकसभा का सदस्य, क्योंकि मैंने पढ़ा है। नहीं, आपने यह पढ़ा है कि केवल राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने की या निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, न कि उसका सदस्य होना चाहिए। और यह आपको पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है कि राष्ट्रपति की योग्यता में यह बताया गया है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखेगा, न कि उसका सदस्य होगा। यह आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो से तात्पर्य क्या है, आगे आपको आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने डिस्कस किया है आपको कि लाभ के पद के अंतर्गत क्या क्या आता है। किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, या फिर संघ एवं राज्य के जो मंत्री होते हैं वह लाभ के पद नहीं माने जाते। अर्थात कहने का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो लाभ के पद में आता कौन है? ऐसे व्यक्ति जो सरकारी तंत्र का हिस्सा होते हैं, सरकारी नौकरियों का हिस्सा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लाभ के पद के अंतर्गत रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, यदि आप किसी सरकारी नौकरी का हिस्सा हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले आपको उस पद से त्यागपत्र देना होगा, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किया गया है। इस योग्यता के प्रावधान के अंतर्गत पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लेकिन यहीं पर कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं जहां स्टूडेंट्स बार बार गलतियां करते हैं। मैंने बहुत बार ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को टेस्ट लिए हैं, वहां मैंने देखा है, बच्चों को महसूस किया है कि यहां क्वेश्चन में फंसते हैं। कहां फंसते हैं वो, कि कभी कभी एग्जामिनेशन में यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। स्पेशली कुछ बातों को मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। आइए आगे देखते हैं। जैसे क्या आवश्यक नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा स्टूडेंट्स। मैंने हर जगह मेंशन किया है ताकि उसका आराम से आप नोट्स बना सकें, बाद में रिवाइज कर सकें, ताकि लास्ट में जिस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके एक दिन पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि उस नोट्स का रिवीजन कर सकें और फिर आप देख सकें जितना कुछ पढ़ाया गया है क्या प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि मकसद मेरा क्या है, मकसद मेरा वीडियो देखना नहीं है, मकसद मेरा यह है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित या उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में आता है, यदि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तब तो हमारे वीडियो देखने का कोई मतलब है, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मैंने वही कोशिश की है कि पढ़ाया इस तरीके से जाए ताकि सारे क्वेश्चन आपके रेंज में आ सके। आइए देखते हैं कि क्या आवश्यक नहीं है। पहला पॉइंट, वह पढ़ा लिखा हो। थोड़ा सा हास्यास्पद है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति, उसके संबंध में कहा गया कि वह आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। कोई बाध्यता नहीं है कि आप इंटर का एसएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि आपको इंटर का पास होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कोई लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। दूसरा क्या कहा गया स्टूडेंट्स,
वह जन्म से भारतीय हो। यह क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। मैं एक बार फिर से यहां स्टार लगा दे रहा हूं, और जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं इसका मतलब वहां से बार बार क्वेश्चन पुटअप हो गए और वहां फंसाने की कोशिश की जाती है। वह जन्म से भारतीय हो यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता में यह कहा गया है कि वह जन्म से भारतीय हो यह आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य कि कोई व्यक्ति यदि 1990 तक इंग्लैंड में रहा है, वहां का नागरिक रहा है, उसके पश्चात वह वहां की नागरिकता को त्याग करके 95 में भारत आता है और यहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो क्या वह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स लड़ सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यह आवश्यक नहीं है वह जन्म से भारतीय हो। केवल जरूरी यह है कि जिस समय वह नामांकन के लिए जाता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है, उस समय वह भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने पिछले पेज पे नहीं लिखा था, यहां आप नोट कर लीजिएगा कि लाभ के पद में क्या शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री जो होते हैं ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स 58 आर्टिकल भी आपका क्लियर हो गया, और क्या आवश्यक है ये भी क्लियर हो गया, क्या आवश्यक नहीं है ये भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 59। एक चीज और है, यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन खूब उठते हैं और यही योग्यता के संबंध में ही इसकी बात बता देते हैं, उसके आगे हम इसका डिस्कस कर देते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यदि राष्ट्रपति का आपको चुनाव लड़ना है तो जो आपके निर्वाचक मंडल में है, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होने चाहिए। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हैं ये कहां से होंगे? कि राज्य विधान मंडल से होंगे, कि मनोनीत सदस्यों से होंगे, कि लोकसभा से होंगे, कि राज्यसभा से होंगे, कि संघ शासित प्रदेशों से होंगे? वो व्यक्ति कहां से होंगे? निर्वाचक मंडल के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं उन्हीं व्यक्तियों में से राष्ट्रपति के चुनाव के लड़ने से पूर्व उस व्यक्ति के 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और ध्यान यह भी रखना है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जो होंगे वो अलग अलग व्यक्ति होगा। यह नहीं कि एक ही व्यक्ति ने अनुमोदन भी किया हो, समर्थन दिया हो और उसी व्यक्ति ने प्रस्ताव भी लाया हो। नहीं, वो 50 अनुमोदक अलग व्यक्ति होंगे और 50 प्रस्तावक अलग व्यक्ति होंगे। सवाल उठता है सर ये सी व्यवस्था क्यों की गई है हमारे संविधान में? अब ये बताइए, हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में आपको बताया गया कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब आप ही सोचिए स्टूडेंट्स, आपके जानने वाले में या आपके आसपास जितने भी लोग हैं कि कितने लोग ऐसे लग रहे हैं जो इस एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। और कौन नहीं चाहेगा कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, भले ही मैं हार जाऊं, कम से कम एक बार पूरी दुनिया मुझे देखेगी तो, पूरी दुनिया जानेगी तो कि मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार था। इसीलिए ताकि अगंभीर प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल ना हो, इसलिए यह नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति के 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। इसके संबंध में कुछ बैकग्राउंड आपको मैं बताता हूं जो बड़ी परीक्षाओं में कभी सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है निकट भविष्य में वनडे एग्जामिनेशन में भी कभी ये सवाल पूछे जाएं। जैसे 1952 के अधिनियम के तहत यह संख्या केवल 2-2 निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी फ्रेंड्स? 2-2 निर्धारित की गई थी। यदि किसी व्यक्ति के केवल 2 अनुमोदक हो जाएं और 2 प्रस्तावक हो जाएं, वह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता था। तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे अगंभीर प्रत्याशी चुनाव में आ गए और चुनाव लड़ने का प्रयास किए, जिससे निर्वाचन आयोग की जटिलता बढ़ती जा रही थी, चुनाव कराने में समस्याएं आती जा रही थी। तो इसी अगंभीर प्रत्याशी को वहां से हटाने के लिए बाद में फिर क्या किया गया? 1969 में एक समस्या और आई भी देखने को मिलता है कि 17 लोग चुनाव में खड़े हुए। सबसे बड़ा उदाहरण है इस समस्या का कैसे निदान किया जाए कि 1969 में 17 उम्मीदवार खड़े हुए और मजे की बात है स्टूडेंट्स, उस 17 उम्मीदवार में से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी मत नहीं मिले और राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हैं और उनको एक भी मत नहीं मिले। और इसी समस्या से बचने के लिए, ताकि अगंभीर प्रत्याशी को राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया से या उनके उम्मीदवार से दूर किया जा सके या हटाया जा सके, ताकि इसकी भीड़ को कम किया जा सके, फिर चल के 1974 में एक संशोधन किया गया, 1974 में एक अमेंडमेंट किया गया। उसके तहत यह संख्या बढ़ाकर क्या की गई? 5-5 कर दी गई। लेकिन दोस्तों
फिर भी यह संख्या कम नहीं हो रही थी, बल्कि अगंभीर प्रत्याशी की संख्या बनी हुई थी और अगंभीर प्रत्याशी को हतोत्साहित करने के लिए अंततः एट लास्ट सबसे लास्ट में एक संशोधन किया गया 1997 में। और 1997 में जो संशोधन किया गया उसके तहत राष्ट्रपति के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या 50-50 निर्धारित की गई, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या 20-20 निर्धारित की गई, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा जब वाइस प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हुआ, पूरा बैकग्राउंड आप लोग समझ पाए कि शुरुआत में क्या स्थिति थी। 1952 में केवल 2 व्यक्ति थे, लेकिन 1969 में एक समस्या आई जिस समय बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिनको एक भी वोट नहीं मिले। फिर इसी समस्या से बचने के लिए 1974 में एक संशोधन किया गया, इसमें यह संख्या बढ़ाकर 5-5 की गई। फिर भी अगंभीर प्रत्याशी की संख्या बनी हुई थी। फिर बाद में लास्ट में 1997 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत यह संख्या बढ़ाकर 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कर दी गई। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको समझा पाया? अगर चीजें समझ में आ गई हैं आपको, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में आप इसका रिवीजन कर सकिए और इसके बैकग्राउंड को, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकिए, ताकि निकट भविष्य में आपको यहां से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 60, आर्टिकल 59, 58 हुआ था, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्तों का प्रावधान किया गया है। शर्तों से तात्पर्य क्या है? कुछ शर्तें रखी गई हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्यता छोड़नी होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ, यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है और यदि कोई व्यक्ति संसद अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, दूसरी तरफ राज्य विधानमंडल, इसका तात्पर्य यह है कि विधानसभा या विधान परिषद, अगर वहां का कोई वह सदस्य है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वहां से उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या संसद का कोई व्यक्ति या राज्य विधानमंडल का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या नहीं? यहां जवाब होगा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हां शर्त यह है कि चुनाव लड़ने से पूर्व उसको अपनी वहां से सदस्यता क्या करनी होगी? वहां से सदस्यता उसको छोड़नी होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इन दोनों बातों का प्रावधान आर्टिकल 59 में कहा गया है। तो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जहां मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 59 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वहां का सदस्य है तो वहां की सदस्यता छोड़नी होगी यदि उसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया है। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ ले जाते हैं, आर्टिकल 59 में कौन सा प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रपति की शर्तों का प्रावधान आर्टिकल 59 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है? शपथ ग्रहण, ओथ, जिसे ओथ कहते हैं इंग्लिश में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो यहां हमें केवल एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से तात्पर्य यहां क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस की बात हो रही, समान न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। यहां आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है। सवाल उठता है, यदि राष्ट्रपति जैसे ही चुनाव जीते और चुनाव जीतने के तुरंत पश्चात जब शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचे, उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह अनुपस्थित हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेगा? इसके लिए मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। वरिष्ठतम न्यायाधीश का तात्पर्य है स्टूडेंट्स कि जो सीनियर होगा, जो सबसे सीनियर जज होगा, उसके बाद का न्यायाधीश होगा, जो जस्टिस होगा, उसके समक्ष राष्ट्रपति चुनाव अपना शपथ ग्रहण करेगा। सवाल उठता है, मान लीजिए सर वो भी ना हो तो यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इसका तात्पर्य है सीनियरिटी बेस पे जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में 34 हो गए हैं, पहले यह संख्या 31 थी, तो 34 तक यह संख्या चलती रहेगी। लेकिन यह स्थिति अभी तक आई नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 फ्रेंड्स, महाभियोग। अभी तक जितने भी आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए है महाभियोग की प्रक्रिया। इसका जिक्र मैंने कहां किया था? आर्टिकल 56 में ही कर दिया था, जब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की पदावधि को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। आइए यहां कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, उन बातों को हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे।
सवाल उठता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां लाई जाती है? राष्ट्रपति को इसके द्वारा हटाया जाता है तो राष्ट्रपति की समान कृत्यों पर हटा दिया जाता है। वह कौन सी ऐसी गलती करेगा, वह कौन सा ऐसा अपराध करेगा जब ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है? तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है, जिसे इंग्लिश में इंपीचमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, टर्मिनोलॉजी का बहुत मायने रखता है। हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन हमको पता भी होता है, लेकिन जो उसकी सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी होती है, जो उसकी शब्दावलियां होती हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और जब एग्जाम दे के आते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं अपने सीनियर से, जब उसका मतलब समझाया जाता है, तब आप कहते हैं मुझे तो ये पता था। तो ये समस्या आपके साथ ना आए, किसी एग्जाम में इसका शिकार आप ना हो, इसलिए मैं पहले से सारी टर्मिनोलॉजी को उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। तो महाभियोग को इंग्लिश में कहा जाता है इंपीचमेंट, और इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किया गया है। इसका आधार क्या होगा स्टूडेंट्स? किस आधार पर महाभियोग लगाया जाएगा? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, अर्थात तात्पर्य यह हुआ जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसी दशाओं पर उस पर महाभियोग लगाया जाता है। सवाल उठता है महाभियोग लगाता कौन है? राज्य विधानमंडल, संसद, मंत्रिपरिषद, कौन लगाता है? तो जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कौन लगाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया इस पर भारत का राष्ट्रपति के ऊपर संसद लगाती है। कौन लगाता है स्टूडेंट्स? संसद लगाती है। और संसद का मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब जब मैं कहूं कि संसद की बात, आप तुरंत समझ जाइएगा यहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मतलब है। सवाल उठता है कि जब संसद इस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाती है, और उसका आधार क्या होगा, कब लगाएगी? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा स्टूडेंट्स, तब लगाएगी। इसीलिए कहा गया संविधान का अतिक्रमण करने पर। अब सवाल उठता है, देखिए मैंने एक ग्राफ से यहां पे आपको समझा दिया है ताकि चीजें आपसे क्लियर हो जाएं। पहला, कहां लाया जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया कहां लाई जाती है? संसद में लाई जाती है, पहले ही मैंने बता दिया। संसद में तो दो बताया है आपने, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा में पहले लाया जाएगा या राज्यसभा में पहले लाया जाएगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लगाया जा सकता है। कोई इसके लिए प्रतिबंध नहीं है पहले लोकसभा में लाया जाए, पहले राज्यसभा में लाया जाए, ये कहीं भी लाया जा सकता है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ, इसलिए मैंने दोनों जगह टिक किया है कि राष्ट्रपति पर जब वह संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है, ऐसी दशाओं पर उस पर महाभियोग लाया जाता है। और यह कहां लाया जाता है स्टूडेंट्स? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लाया जाता है। सवाल उठता है ये पारित कैसे होगा सर? पारित करने से पहले कुछ और बातें हैं, मैं समझूंगा। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी सर, वो संविधान के उल्लंघन पर तो लाई जाएगी, लेकिन किस सदन के द्वारा लाया जाएगा, उसके लिए कुछ शर्तें बनाई गई। हाँ, कुछ शर्तें हैं जहां से क्वेश्चन हमारे प्रायः बनते हैं। जैसे शर्त क्या है, मैंने यहां मेंशन कर दिया है, यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लानी है स्टूडेंट्स, तो 14 दिन पूर्व, यह शब्द आप याद रखिएगा, यह आपके संविधान में बार बार इसका जिक्र होगा, बहुत जगह ऐसी कंडीशंस लगाई गई 14 दिन वाली। तो 14 दिन पूर्व नोटिस देनी होती है। कैसी नोटिस देनी होती है? क्या कोई अगर मान लीजिए लोकसभा में लाना है महाभियोग की प्रक्रिया, केवल 2 व्यक्ति चाह लेंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी? नहीं फ्रेंड्स, अगर लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लानी है तो सदन के कुल संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ नोटिस, फिर से मेंशन कर रहा हूं मैं एक बार, सदन के कुल संख्या के, उपस्थित तथा मतदान वाले नहीं स्टूडेंट्स, सदन के कुल संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यदि नोटिस दे दिया गया है तो उस सदन के द्वारा महाभियोग लाया जाता है। सवाल उठता है उस जिस सदन में पहले लाया गया है सर, तो पारित कैसे होगा? तो मैंने आगे मेंशन किया है कि पारित किस प्रकार होगा। महाभियोग की प्रक्रिया को अगर लोकसभा में पहले लाया गया है तो कैसे पारित किया जाएगा? विशेष बहुमत से। अगर वहां पारित हो गया तो दूसरा सदन, जिस सदन में पहले लाया जाएगा वहां विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। उसके पश्चात वह दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन क्या करेगा? यह चेक करेगा या उसमें परीक्षण करेगा कि पहले सदन ने जो आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाया है वह सत्य है या नहीं। और जब दूसरे सदन में इस बात की जांच चलती है, उस समय भारत का राष्ट्रपति वहां जाकर के अपना पक्ष भी रख सकता है। और यदि दूसरे सदन ने भी उसकी जांच की और उसने भी इसको विशेष बहुमत से पारित कर दिया, उसी दिन से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टूडेंट्स
लागू हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, और जो अपना पद छोड़ना होगा उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, और अपना वह त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है स्टूडेंट्स? उपराष्ट्रपति को। इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाती है। सवाल उठता है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे जो इसका शिकार हुए हैं? तो भारत में अभी तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं रहे हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है। ऐसा क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर आज तक के हमारे संविधान के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को हटाया नहीं गया है, अर्थात किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैंने कोशिश की आम भाषा में आपको मैं समझा सकूं। एक बार रिपीट करता हूं, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसको इंग्लिश में इंपीचमेंट कहा जाता है। इसका आधार क्या होता है? जब कभी भी राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण करता है, अर्थात संविधान का उल्लंघन करता है, इस आधार पर उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाया जाता है? चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त है जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है, ताकि वो अपना पक्ष रख सके, अपनी सफाई पेश कर सके। उसके पश्चात उस सदन के द्वारा वह पारित किया जाएगा। कैसे पारित किया जाएगा? यह बार बार क्वेश्चन आपसे बनेगा। विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, साधारण बहुमत से नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो कैसे पारित होता है, साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से? तो हमेशा वह विशेष बहुमत से पारित होता है, और दूसरे सदन के द्वारा भी वह विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। और दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग यदि वह विशेष बहुमत से पारित कर देता है, उसी तिथि से, उसी दिन से राष्ट्रपति को पद छोड़ना होता है, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाती है। लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर फ्रेंड्स महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। लास्ट आर्टिकल इसका, जो हमारा पहला टॉपिक था, इसमें से आर्टिकल 62, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या खास बात है। राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि। अब यहां कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं सर पदावधि का जिक्र आपने पहले कर दिया था। वो पदावधि मैंने क्या कहा था? वो राष्ट्रपति की पदावधि थी। यदि राष्ट्रपति बीमार है, विदेश में चला गया है, या अपने कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है उस वक्त, तो उस आधार पर उस जो व्यक्ति राष्ट्रपति का स्थान लेगा, जैसे आपको आगे बताया जाएगा, राष्ट्रपति की उन अनुपस्थिति में उसका स्थान भारत का उपराष्ट्रपति लेता है। तो वही इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि, कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा, उसके स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसकी पदावधि क्या होगी। यह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितनी होती है, इसलिए मैंने यहां पे इसको लिख दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। और एक खास बात और यहां पे रह गई है, जो मैंने पहले नहीं मेंशन किया था, लास्ट में जाते जाते मैं इसको बता देता हूं कि एक शर्त और रखी गई है कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है, कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कुछ जमानत राशि जमा की जाती है, और वह राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है फ्रेंड्स 15,000 रुपए, जो कहां जमा की जाती है? जो आरबीआई या भारत सरकार के खजाने में जमा होता है। अब आपने बहुत बार सुना होगा सर जमानत राशि कभी कभी जब्त भी हो जाती है। ये जब्त कब होती है? यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मतों का 1/6 मत, ये लिखा है मैंने, इसको ध्यान से देखिए, यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में पड़े हुए कुल वैध मत का 1/6 मत भी नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी दशाओं में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है फ्रेंड्स। त्यागपत्र नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, मैंने यहां कहा कि यदि किसी राष्ट्रपति को अगर कुल पड़े हुए वैध मतों का 1/6 मत भी नहीं प्राप्त होता, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। मतलब जितने भी वोट पड़े, उन वोटों में से 1/6 वोट जितना आ रहा, उससे भी कम वोट उसे प्राप्त हुआ हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि की तात्पर्य यहां कोई आर्थिक दंड नहीं है। किसी भी उम्मीदवार के लिए अगर 15,000 रुपए जब्त हो गई, इससे कोई आर्थिक क्या हानि होगी? इससे हानि इस बात की होती है, इससे राजनीतिक प्रतिष्ठा कम होती है। आप राजनीति की भाषा में बार बार ये सुनते होंगे कि ऐसी कौन सी पार्टी है या ऐसा उम्मीदवार कोई है जिसकी जमानत ही जब्त हो गई। और जमानत जब्त होने से तात्पर्य क्या है कि जितने भी वोट पड़े हैं, उन पड़े हुए वैध मतों का
उसे 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हुए फ्रेंड्स। इतनी बातें थी जो हमें आर्टिकल 61 तक पढ़ना था, बल्कि आर्टिकल 62 तक। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहां किया था 52 से। एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूं स्टार्टिंग से, ताकि पूरा आपको रिदम बन जाए हमने शुरुआत कहां से की। ऐसे स्टूडेंट्स जो आज ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। मैं इस पे मेंशन भी कर दूंगा पार्ट 1, इस पे लिख दूंगा पार्ट 2, ताकि आप समझ सके क्रम से सारे वीडियोस को पढ़ सकें, ताकि पूरे चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक तारतम्यता के साथ उसको आप समझ सकें। आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूं बैक में जाकर के, आप देख लीजिए। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे 56 में मैंने जिक्र किया था किसका, पदावधि का। यहां से आपने स्क्रीनशॉट इसको ले लिया था। मैं ओरली एक बार रिवीजन कर देता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बस लास्ट पॉइंट है, 2 मिनट आपको और देखना है वीडियो। इस 2 मिनट में आप सारी चीजों को मेरे साथ आप रिवाइज करिए। स्टार्टिंग से चलते हैं आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 स्टूडेंट्स आपको बोलना है उधर से, आर्टिकल 54 ये नहीं लगना चाहिए हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, घर बैठे ही आपको फील होना चाहिए कि टीचर हमारे सामने हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं, और ये आप जवाब दीजिए। आर्टिकल 54 में निर्वाचन, आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि, और आर्टिकल 56 में पदावधि, और आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन, और आर्टिकल 58 में योग्यता, और आर्टिकल 59 में फ्रेंड्स, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की पद की शर्तों का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, और लास्ट में मैंने बताया था आर्टिकल 62 जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। इस तरीके से हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक पूरा समझा है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति का वीटो पावर, इनका सबका मैं जिक्र करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जहां भी कोई भी बच्चा बैठा हो लॉकडाउन में, कम से कम उसके शिक्षा की कार्यप्रणाली न रुके। और मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहता हूं, मैं आपसे ये अपील करता हूं, जब कभी भी कोई परिस्थितियां हमारे सामने आए तो उन परिस्थितियों से हमें कमजोर नहीं होना है। हमें यह वजह नहीं बनानी है कि लॉकडाउन हुआ इससे हमारा कैरियर बाधित हुआ, बल्कि हमको यह वजह बनानी है, एक लॉकडाउन का दौर आया था जो हमें पूर्णतः 24 आवर्स का टाइम मिला, उसी में मैंने अपने कैरियर को बदला। क्योंकि आपके हिस्से में समुद्र नहीं आने वाला, आपको रेत को निचोड़ के ही अपनी प्यास बुझानी होगी। इसलिए जो भी मौका आपको जब मिलता है इसको अपनी पॉजिटिव वे में ले जाइए, इसको आप नेगेटिव वे में मत ले जाइए कि लॉकडाउन आया, मेरी पूरी एजुकेशन बाधित हुई, मेरी पूरी तैयारी या प्रिपरेशन बाधित हुई। हम सारे लोग हैं जो आपके बीच खड़े हैं और आपको घर बैठे उन सारी चीजों को दिया जा रहा है। तो आप घर बैठिए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आपको ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम वनडे एग्जामिनेशन के लिए बने हैं, हम बड़ी परीक्षाओं के लिए नहीं बने हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो मेहनत करेगा वह जंग जीतेगा, और आप मेहनत करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और इसको क्रम से पढ़िए, पूरा नोट्स बनाइए। लास्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक स्टेप डेली आप आगे बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं हर एक वीडियो के साथ अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आप आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंजॉय योरसेल्फ।